हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारा IBO 2 जो कि हमारी सेकंड सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट ईयर का। उसकी यूनिट नंबर 1 हम करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनली हम किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। It refers to the activity a company undertake to promote the buying or selling of a product or services. Marketing include advertising, selling and delivering product to consumer or other businesses. Marketing होता क्या है? मार्केट के अंदर वो सारी की सारी एक्टिविटी आती है जो एक कंपनी करती है। ठीक है, क्यों करती है? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, बाय कर सके। क्या बाय करेगी? रॉ मटेरियल इनपुट वगैरह बाय करती है। ठीक है, बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो मार्केटिंग में क्या होती है? वो सारी की सारी एक्टिविटी जो एक कंपनी करती है ताकि उसकी सेल जो है वो बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कंज्यूमर उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को बाय करे। तो मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? एडवर्टाइजिंग आती है, सेलिंग आती है, डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर और अदर बिजनेस एक्टिविटी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मार्केटिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग एडवांटेजेस ऑफ मेजर एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग की मार्केटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस है। इट इज़ द एक्टिविटी दैट सेल प्रोडक्ट एंड ब्रिंग रिवेन्यू टू द कंपनी, यानी कि जब हमारी कंपनी के प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल होंगे तो कंपनी को क्या मिलेगा? रिवेन्यू मिलेगा। तो मार्केटिंग हेल्प करती है सेल को इंक्रीज करने में। मार्केटिंग में क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कंज्यूमर्स को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि इस तरीके का मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तभी तो कंज्यूमर आके उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जब हमारी सेल बढ़ेगी कंपनी की तो हमारी कंपनी का रिवेन्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मार्केटिंग एनेबल्स द कंज्यूमर टू एक्सरसाइज चॉइस एंड टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ कंजम्पशन, यानी कि अब क्या करते हैं? मार्केटिंग हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स की कि वो अपनी चॉइस के प्रोडक्ट को क्या कर सके? चूज कर सके और अपने लिविंग और स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर सके। यानी कि जो भी इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। मार्केटिंग क्या होती है कि हर कोई अपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। तो जो कंज्यूमर है वो अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मार्केट से जाके चूज कर सकता है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि मार्केटिंग क्रिएट टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? मार्केटिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना और लोगों को बताना कि वो आए और हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। मार्केटिंग में और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है कि सही प्रोडक्ट को सही टाइम पे और सही प्लेस पे जो है कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए। मान लो हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दी, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब जब भी वो मार्केट जाते हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तो वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता, या फिर जिस जगह पे वो रहते हैं उस वहाँ पे वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो मार्केटिंग क्या करती है? क्रिएट टाइम प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी टू प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो प्रोडक्ट है हर एक कंज्यूमर को हर एक प्लेस में मिले जहाँ पे वो जाके उसको खरीद सके। मार्केटिंग कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट सिंबलाइजेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि मार्केटिंग क्या करती है? मार्केटिंग की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट होती है। किस तरीके से मार्केटिंग? यानी कि सपोज करो कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को बना रही है तो वो क्या करेगी? इनपुट लेके आएगी, ठीक है, उसको बनाएगी। तो इनपुट लेके आ रही है तो जो सप्लायर है उसके भी काम बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी भी अर्निंग हो रही है। जब उसकी अर्निंग हो रही है तो वो भी टैक्स पे करेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो लेबर है, जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रही है, ठीक है। मार्केटिंग यानी कि एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो भी लोगों को क्या मिल रहा है? काम मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मिल रहा है, वेयर हाउसिंग की वजह से मिल रहा है, इन्वेंट्री की वजह से मिल रहा है। तो इन्वेंट्री का स्टॉक बना के रखना होता है। जो भी मार्केटिंग क्या करती है? हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। मार्केटिंग ऑफर कैरियर अपॉर्चुनिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मार्केटिंग क्या कर रही है? एक तरीके से कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है बहुत सारे लोगों को। जैसे कि अभी हमने पढ़ा मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना, डाटा क्रिएट करना कि किस तरीके की लोगों की नीड है, क्या लोग चाहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करना, मार्केटिंग करना, सेल प्रमोशन टेक्निक का यूज़ करना। बहुत सारी टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। तो ये थे कुछ हमारे मेजर एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या मेजर एडवांटेजेस है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग फिलोसफी। मार्केट फिलोसफी को हम 4 P's के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट, यानी कि 5 कंसेप्ट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसको वैसे 4 P's कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या आता है, दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द efficient production process of a company. Since the days of the industrial revolution, it is believed that goods that are available in excessive quantity and cheap price will always sell. प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है कि जब हमारी इकोनॉमी के अंदर, जब हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आया था, यानी कि जब नई नई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया गया था, उस समय क्या था कि जो इंडस्ट्रियल है वो ये कहते थे कि आप जिस भी प्रोडक्ट को बनाओगे ना, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, कम प्राइस का होना चाहिए। ठीक है, कम प्राइस का किस तरीके से होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की बनाई जाएगी। तो ये कहा गया था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था कि जो गुड्स बनाए जा रहे हैं वो एक्सेसिव क्वांटिटी में बनाओ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाएगा तो पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी। जब पर यूनिट की कॉस्ट आएगी यानी कि वो प्रोडक्ट हमें सस्ते दाम पे मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे जब प्राइस कम होगा किसी प्रोडक्ट का। ये था हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया और एक नया कंसेप्ट आया जो था प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्योंकि लोगों की अर्निंग वगैरह बढ़ गई थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा था। तो क्या कंसेप्ट आया, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इन दिस कंसेप्ट द कंपनी विल मेक श्योर देयर प्रोडक्ट आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी, यानी कि इस कंसेप्ट में ये कहा गया कि जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे कंपनी के द्वारा उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। This will means the cost of production and the price of the product will be higher, यानी कि जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, ठीक है, उनके प्राइस भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा आ जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएंगे। जब कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होंगे, लेकिन प्राइस कम किस तरीके से होंगे, जब अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम देंगे तो प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होंगे ही। जब ज़्यादा प्राइस होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइस भी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि बट द कंपनी विल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोमोटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि इसमें कहा गया कि अगर हम अपने कंज्यूमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो किस तरीके से होगा, अच्छी क्वालिटी को प्रोवाइड करके, यानी कि कंज्यूमर तभी खरीदेगा प्रोडक्ट जब वो क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये था हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आया, वो था सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इन दिस कंसेप्ट कंपनीज use promotion, advertising and publicity to convince the consumer to buy their product at time they can even manipulate consumers. The ultimate aim here is to push the product without thought of long term कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि ये थर्ड कंसेप्ट जो था हमारा सोसाइटल कंसेप्ट, इसके अंदर क्या था कि जो भी प्रोडक्ट हमारे कंपनी के अंदर बनाए जाएंगे उन प्रोडक्ट को जो है प्रमोट करो, उन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करो, पब्लिसिटी करो, लोगों को इन्फ्लुएंस करो कि वो आए और ये प्रोडक्ट को खरीदे। ना ही यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है और ना ही यहाँ पे प्राइस पे ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बन गया ना उसको बनाओ और बेचो। किस तरीके से सेल किया जाएगा, जो भी कंज्यूमर है उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताओ, प्रमोशन के थ्रू बताओ, पब्लिसिटी के थ्रू बताओ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आए और उस प्रोडक्ट को खरीदे। ना ही यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है, ना ही यहाँ पे प्राइस पे ध्यान दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दिया गया प्रमोशन पे। लेकिन जब प्रोडक्ट अगर मान लो एक बार कंज्यूमर ने परचेज़ कर लिया, ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, ना ही उसका प्राइस अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है अगर किसी प्रोडक्ट से, क्या कोई भी कंज्यूमर जाके उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदेगा? तो यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए सोचा नहीं गया है, लॉन्ग रन प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा गया। यहाँ पे ये है कि जो बन गया उससे पैसा कमा लो और वो बेच दो। इससे मतलब नहीं है कि अगर कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगा तो वो दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे ये चीज़ मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद नया कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट ज़्यादा दिन तक चला नहीं, तो हमारा एक नया कंसेप्ट आया जो था मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, इट इज़ अ वेरी 21st century concept that truly believes the consumer is the king. Since customer satisfaction is the main goal of the marketing concept, they need not worry about selling of product since they are fulfilling all the need of the consumer. It is a given the consumer will pay an appropriate price for the product. इसके बाद हमारा आया मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कब आया, 21st सेंचुरी में जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो आया। ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो भाई कंज्यूमर है ना, जो सामान को खरीदेगा वो किंग है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ही इसके अंदर क्या था, मेन गोल था कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है ना तो हमें सेलिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो वो अच्छे से अच्छा प्राइस पे करेगा और हमारे प्रोडक्ट को जो है खरीदेगा।
इसमें ये कहा गया कि हम कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कंज्यूमर के प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे, कि कंज्यूमर जो भी है इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। और कंज्यूमर जो है उसके लिए अप्रोप्रिएट प्राइस देने के लिए तैयार है अगर वो सेटिस्फाई है इस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर ही किंग है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ही मेन गोल है मार्केटिंग कंसेप्ट का। तो ये उस कंसेप्ट के बाद आया हमारा सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट कहता है कि हाँ, हमने अपने कंज्यूमर पे तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ हमें अपनी सोसाइटी की नीड्स पे भी ध्यान देना है। दिस कंसेप्ट विल फोकस ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी और द इन्वायरमेंट इन द प्रोसेस। यानी कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ, वो तो चलता ही गया है कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है तो हमारा प्रॉफिट बनेगा, लॉन्ग रन प्रॉफिट बनेगा, बार बार कंज्यूमर आएगा उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। उसके बाद हमारा एक कंसेप्ट और इसके अंदर जुड़ा जो था हमारा सोसाइटल कंसेप्ट, कि हमें कंज्यूमर को तो सेटिस्फाई करना ही करना है लेकिन हमें सोसाइटी को भी हार्म नहीं करना, ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करना है। यानी कि जो प्रोडक्ट हमारे कंपनी में बन रहे हैं उससे ना ही हमें वाटर पोल्यूशन क्रिएट करना है, ना ही एयर पोल्यूशन क्रिएट करना है, ना ही ट्रीज वगैरह को हार्म करना है। ऐसा कुछ भी ना हो कि जिससे हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। ये था हमारा सोसाइटल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग और मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, सेलिंग क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलिंग के बारे में। सेलिंग फोकस इज ऑन द सेल। सेलिंग में किस चीज़ पे फोकस था, हमारा सेल पे फोकस था, कि जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, उसकी पब्लिसिटी करो और प्रोडक्ट बेच दो। लेकिन मार्केटिंग में हमारा फोकस किस पे था, कस्टमर वांट्स पे, कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही हमारा मेन एम था। फोकस ऑन कस्टमर वांट्स। उसके बाद आता है सेलिंग का सेकंड पॉइंट, कंपनी फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट एंड देन फिगर आउट हाउ टू सेल इट। सेलिंग के अंदर क्या था, कंपनी प्रोडक्ट बना लेती थी, बाद में ये देखती थी कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में सेल करना है, क्या एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्या किस तरीके से प्रमोशन करनी है, किस तरीके से पब्लिसिटी करनी है। लेकिन मार्केटिंग में क्या था, कंपनी फर्स्ट डिटरमाइन कंज्यूमर वांट्स एंड देन फिगर आउट हाउ टू मेक एंड डिलीवर अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या था, उसमें तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी और ये देखती थी कि किस तरीके से बेचना है। लेकिन मार्केटिंग के अंदर क्या है, हम ये देखते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या चाहता है, किस तरीके की प्रोडक्ट की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमने ये देख लिया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि किस तरीके से उस प्रोडक्ट को, उस वांट्स को फुलफिल किया जाए। मान लो कंज्यूमर की वांट के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस प्रोडक्ट को, बने हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिलीवर भी करना है। तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट, अपने कंज्यूमर को इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं और किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक डिलीवर करें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग का थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज सेल वॉल्यूम ओरिएंटेड। यानी कि जब सेलिंग की बात कर रहे हैं तो सेलिंग में हम सिर्फ और सिर्फ सेल पे ध्यान दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा बिक जाए। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में हम सेल पे ध्यान नहीं दे रहे, हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे। क्योंकि जब प्रोडक्ट के जो हमने बनाया है वो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रहा है, तो हमें सेल पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा, कस्टमर बार बार आएगा अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है, किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करके। सेलिंग का फोर्थ पॉइंट है, प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म, प्लानिंग इन शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टुडे प्रोडक्ट एंड मार्केट। यानी कि यहाँ पे प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, प्रोडक्ट की प्रमोशन की जा रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी की जा रही है, ध्यान इस चीज़ पे दिया जा रहा है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बेचा जाए मार्केट में। लेकिन इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर अच्छी क्वालिटी चाहता है, किस प्राइस पे चाहता है, इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया गया। एक बार देख लिया कंज्यूमर ने, वो जाके अट्रैक्ट हो गया उस प्रोडक्ट से, उस एडवर्टाइजमेंट से, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की गई, जिस तरीके से प्रोडक्ट दिखा के कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस किया गया, वो तरीका कंज्यूमर को अच्छा लगा, इसकी वजह से कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने गया। मान लो जब कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया, ठीक है, यूज़ किया तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ही नहीं हुआ। जब कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने जाएगा, नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है कि जो बना है वो किस तरीके से बेचे। लेकिन अब बात करते हैं हम मार्केटिंग की। मार्केटिंग का लास्ट पॉइंट कहता है कि प्लानिंग इज लॉन्ग रन ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट, टुमारो मार्केट एंड फ्यूचर ग्रोथ। यानी कि इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है
वो कंज्यूमर की नीड के वांट्स के अकॉर्डिंग बनाया है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। यानी कि हम नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर एक ही प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहे, कंज्यूमर की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाना है। तो जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो बार बार उस चीज़ को खरीदेगा, वहीं पे जाएगा जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे पक्की और लॉन्ग रन ओरिएंटेड है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, मेन इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कस्टमर वैल्यू एंड द वैल्यू इक्वेशन। सेकंड पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव और डिफरेंशियल एडवांटेजेस। थर्ड पॉइंट हमारा जो है इसमें वो है फोकस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटेजी कंसेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का, कि क्या क्या स्ट्रेटेजी एक कंपनी को यूज़ करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। तो इसमें आता है फर्स्ट कंसेप्ट कस्टमर वैल्यू and the value equation. Creating customer value that is greater than the value created by the competitors is the essence of marketing. यानी कि एक वैल्यू हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या की है, क्रिएट की है अपने प्रोडक्ट की, लेकिन हमें क्या करना है, कस्टमर वैल्यू पे ध्यान देना कि कस्टमर क्या चाहते हैं, कि कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। हमें जो अपना प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनाना है। Customer value can be increased by expanding or improving the product or services benefits or by reducing the price or by combination of 4 P's। यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, हमें अपने कस्टमर की वैल्यू पे ध्यान देना है, ना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। यानी कि जो हमारा कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा है उससे और बेहतर हमें अपने प्रोडक्ट जो बनाने हैं और कस्टमर को प्रोवाइड करने हैं। इसमें कहा गया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरीके से होए कि जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो और साथ ही साथ 4 P's का कॉम्बिनेशन हो, कि क्या चीज़ होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये समझ लेते हैं। हमने 4 P's पढ़े थे, यानी कि हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या था कि चीप क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाओ, सस्ते प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या था कि जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनकी क्वालिटी अच्छी करो। थर्ड में था सेलिंग कंसेप्ट, कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। फोर्थ में था कि मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दो। तो इसमें यही है कि हमें 4 चीज़ों पे ध्यान देना है, कि जो प्राइस है वो भी कम होनी चाहिए। हमारा जो कॉम्पिटिटर बेच रहा है प्रोडक्ट, उसका प्राइस मान लो 10 रुपये है किसी प्रोडक्ट का, तो हमें क्या करना है, उससे कम प्राइस में प्रोडक्ट बेचना है, यानी कि 10 की चीज़ 8 में बेचनी है। और जो क्वालिटी हमारा कंपटीटर दे रहा है ना, उससे अच्छी क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी में हमें प्रोडक्ट बनाना है। अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्राइस भी कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें एडवर्टाइजमेंट भी करनी है अपने प्रोडक्ट की। अब एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को बताना भी है प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में, और साथ ही साथ हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई भी करना है। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा कस्टमर वैल्यू एंड द वैल्यू इक्वेशन, कि किस चीज़ को हमें वैल्यू देनी है, हमें अपने कस्टमर को वैल्यू देनी है और किस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, ये था। उसके बाद हमारा आता है सेकंड पॉइंट, जो है कॉम्पिटिटिव और डिफरेंशियल एडवांटेजेस। ये क्या कहता है, द एडवांटेजेस कुड एग्जिस्ट इन एनी एलिमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ फॉर्स द प्रोडक्ट, द प्राइस, द एडवर्टाइजमेंट एंड द पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन and the distribution of the product. The total offer must be more attractive than the competitors। यानी कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर कौन है, वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट हमने बनाए वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंपटीशन आ गया कि किसका प्रोडक्ट बेहतर बिकेगा, क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाए कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सके अपने कॉम्पिटिटर से। कंज्यूमर में 2 प्रोडक्ट है, तो हमारे कॉम्पिटिटर का और हमारा। कस्टमर आके एक प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो वो किसका प्रोडक्ट खरीदे। हमें अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि वो बाकी प्रोडक्ट में से अलग लगे और हमारा प्रोडक्ट ही उभर के सामने आए। किस तरीके से, प्राइस भी कम हो, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी हो, प्रोडक्ट भी अच्छा हो, सही टाइम पे हमें कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। मान लो हमारा प्रोडक्ट है, कंज्यूमर सेटिस्फाई भी है, ठीक है, यूज़ भी कर रहा है, लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। ज़्यादातर टाइम जाते हैं, कहते हैं भाई अभी स्टॉक नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्यों, आगे से ही बन के नहीं आ रहा। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सही टाइम पे हो, ठीक है, जब भी कंज्यूमर चाहे तो उसको वो प्रोडक्ट वहाँ पे मिले मार्केट में, ठीक है, सही प्लेस पे। मान लो जहाँ पे वो जा रहा है
प्रोडक्ट वो यूज़ करता है कस्टमर, लेकिन कहीं और जाने लग गया तो उसको वहाँ पे वो प्रोडक्ट ना मिले तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने उस कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इसी तरीके से है कि टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, अच्छे से अच्छी प्रमोशन करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो टोटल ऑफर है वो हमारे कॉम्पिटिटर से अलग लगे, कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली हमारे कॉम्पिटिटर से अलग लगे। इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, वो क्या है, फोकस। किस चीज़ पे हमें अपना ध्यान देना है, फोकस ऑन कस्टमर वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। दिस कैन बी अकम्प्लिश ओनली बाय फोकसिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स ऑन कस्टमर नीड and wants and how to deliver a product that will meet those needs and wants। यानी कि किस पे फोकस देना है, कस्टमर वैल्यू पे फोकस देना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आनी चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। इस तरीके प्राइस होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है ओवरऑल हमारे कॉम्पिटिटर से अलग लगे। हमारा फोकस कस्टमर वैल्यू पे होना चाहिए, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फैक्शन को, वॉन्ट्स को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और किस तरीके से वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किया जाए कि हमारा जो कस्टमर है उसके नीड्स और वॉन्ट्स सेटिस्फाई की जाए। तो ये थी हमारी कुछ स्ट्रैटेजी, जो बेसिकली 3 स्ट्रैटेजी थी, कस्टमर वैल्यू, कॉम्पिटिशन्स यानी कि डिफरेंशियल एडवांटेजेस क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद था फोकस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी चैप्टर में वो है मार्केटिंग मिक्स। It refers to the set of action or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. The 4 P's make up a typical marketing mix: price, product, promotion and place। तो ये आते हैं हमारे 4 P's। और जो हमने पढ़ा था वो क्या था एक्चुअली में, ये था हमारा मार्केटिंग फिलोसफी। कि मार्केटिंग की फिलोसफी क्या है, जो हम 4 P's के बारे में बात कर रहे थे। 4 P's यानी कि 4 P आएंगे। एक फर्स्ट P है हमारा प्राइस, सेकंड P है हमारा प्रोडक्ट, थर्ड P है हमारा प्रमोशन और फोर्थ P है हमारा प्लेस, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। इट रेफर टू द सेट ऑफ एक्शंस, tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. The 4 P's make up a typical marketing mix: price, product, promotion and place। तो इन सारी चीज़ों को, इन चारों पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राइस के बारे में। इट रेफर टू द वैल्यू दैट इज पुट फॉर अ प्रोडक्ट। इट डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, सेगमेंट, target, ability of the market to pay, supply, demand, and a host of other direct and indirect factors. There can be several types of pricing strategy, each tied in with an overall business plan. Pricing can also be used as democratic to differentiate and enhance the image of a product। यानी कि जो हम प्राइस रखते हैं प्रोडक्ट का, वो किस तरीके से रखते हैं, क्या हम अपनी मर्जी से प्रोडक्ट का प्राइस रख दें कि हमारा कॉम्पिटिटर तो 10 रुपये में बेच रहे हैं, हम 8 रुपये में बेचते हैं। कम प्राइस में बेचेंगे तो डेफिनेटली बात है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन क्या हम प्राइस अपने कॉम्पिटिटर को देख के ही रख दें और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता। देना होता है क्या क्या चीज़ें होती है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्ट क्या आई है, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई कितनी है और कंज्यूमर की कितनी डिमांड है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मार्केट कितना पे करने के लिए तैयार है। मार्केट में एक कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट की कितना पे करने को तैयार है। मान लो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस हमने रख दिया 500 रुपये, लेकिन कंज्यूमर उसके 200 रुपये पे करने के लिए तैयार है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। यानी कि हमें ये भी देखना है कि सप्लाई और डिमांड कितनी है और साथ ही साथ हमारे प्रोडक्ट की कितने प्राइस एक कस्टमर पे करने के लिए तैयार है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट जो हमने की प्रोडक्ट की, एडवर्टाइजमेंट में कितनी कॉस्ट आ रही है, प्रमोशन में कितनी कॉस्ट आ रही है, और बहुत सारी कॉस्ट आती है। एक प्रोडक्ट में वेयर हाउसिंग की कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाना होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। तो बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जो कि हम डिटेल में इस पॉइंट को डिटेल में एक नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा प्राइस से रिलेटेड होगा, उसमें देखेंगे कि कौन कौन से प्राइस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इनसे रिलेटेड। तो बेसिकली प्राइस में हमें ये देखना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सेगमेंट टारगेट क्या है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है उनकी प्राइस क्या है, मार्केट में सप्लाई और डिमांड कितनी है हमारे प्रोडक्ट की। बहुत सारी स्ट्रेटजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है एक प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स करने में, ठीक है।
ये था हमारा प्राइस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पी आता है वो आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या कहता है? इट रेफर टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड। प्रोडक्ट क्या है? जो आइटम, जो गुड्स एक्चुअली में मार्केट में बेचे जाएंगे, सोल्ड किए जाएंगे। द प्रोडक्ट मस्ट डिलीवर अ मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अदरवाइज इवन द बेस्ट वर्क ऑन द अदर एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स वॉन्ट डू एनी गुड। यानी कि जो भी हमने प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर को, वो एक्चुअली में जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को ही देखेगा। मान लो हमने प्राइस भी अच्छा रख दिया, ठीक है, कॉम्पिटिटर से भी कंपैरिजन में अच्छा प्राइस है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने प्राइस अच्छा रखा, कंज्यूमर इस प्राइस पे प्रोडक्ट देने के लिए, लेने के लिए तैयार है। हमारा प्रोडक्ट जो है वो टाइमली अवेलेबल हो रहा है, सही प्लेस पे अवेलेबल हो रहा है, जहाँ पे कस्टमर को चाहिए वहाँ पे हमने अवेलेबल कराया कि कहीं पे भी कस्टमर जाए, किसी भी शॉप पे जाए, हमारा प्रोडक्ट उसकी आंखों के सामने रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि प्रमोशन भी हम टाइमली कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, ताकि लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या कस्टमर लेगा? तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस मान लो हमारे प्राइस से ज़्यादा है, लोग फिर भी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को। ठीक है। लेकिन जितना पैसा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को दे रहा है ना, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? जब वो प्रोडक्ट पे जितना पैसा उसने स्पेंड किया है उससे उतनी यूटिलिटी मिले, उतनी सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में हम प्रोडक्ट बेचने के लिए ही मार्केट में ये सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्लेस। इट रेफर टू द पॉइंट ऑफ सेल इन एवरी इंडस्ट्री, कैचिंग द आई ऑफ द कंज्यूमर एंड मेकिंग इट ईजी फॉर हर टू बाई इट इज़ द मेन एम ऑफ द गुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेस स्ट्रेटजी और प्लेस स्ट्रेटजी। तो इसमें ये कहा गया कि एक्चुअली में प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं वो सही प्लेस पे कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए। यानी कि कहीं पे भी किसी भी शॉप पे अगर कंज्यूमर जाता है तो उसको वहाँ पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल मिले। डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि कंज्यूमर की आंखों में एकदम सामने आ जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मैं यूज़ करता हूँ, ये यहाँ पे मिल रहा है, हर किसी शॉप पे मिलना चाहिए। ठीक है। ताकि कंज्यूमर उसको क्या कर सके, ईजिली बाय कर सके। रिटेलर पे अ प्रीमियम फॉर द राइट लोकेशन। In fact, the mantra of a successful retail business is location, location and location। यानी कि जो मेन मंत्र है सक्सेसफुल बिजनेस का, रिटेल बिजनेस का, वो है लोकेशन। कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे, प्राइस हमने सही रखा, क्वालिटी भी A1 रखी, कंज्यूमर सेटिस्फाई है। लेकिन जब भी कंज्यूमर जाता है ना मार्केट में ये पता चलता है कि हमारी शॉप पे ये प्रोडक्ट नहीं है, या फिर ख़त्म हो गया जी, थोड़े दिन में आ जाएगा। आपको चाहिए अभी है, थोड़े दिन में आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि मान लो अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वो अवेलेबल नहीं हो रहा, तो कस्टमर क्या करेगा, अपने आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट यूज़ कर लेगा। अगर वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गया ना, तो आपके प्रोडक्ट तो लेगा ही नहीं वो। तो इसीलिए होता है कि हमें अपना, अगर कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है ना, तो उसको अच्छी से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की जाए। ठीक है। उसको सेटिस्फाई रखा जाए हर एक तरीके से कि कम प्राइस भी दे, क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी हो रही है, सही प्लेस पे सही टाइम पे भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। और उसकी प्रॉपर प्रमोशन भी हो रही है। ठीक है। अब प्रमोशन के बारे में देख लेते हैं कि प्रमोशन होती क्या है। दिस रेफर टू ऑल द एक्टिविटी अंडरटेक टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विसेज नोन टू द यूजर्स एंड ट्रेड। यानी कि प्रमोशन करना, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर रहे हैं, चाहे पब्लिसिटी के थ्रू कर रहे हैं, चाहे कोई भी इंसेंटिव्स हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, यानी कि किसी भी तरीके से हम प्रोडक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को बता रहे हैं। ठीक है। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में, सपोज करो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही है मार्केट में, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो क्या करती है कि जो हम उसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके साथ में एक छोटा पैकेट बना के उसका फ्री में देती है, ताकि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करे और ट्राई करके देखे कि एक्चुअली में उनको किस तरीके का प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, उसका टेस्ट। यानी कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई है, कंज्यूमर को अच्छा लगा, तो वो खरीदेगा उस प्रोडक्ट को। तो इस तरीके की प्रमोशन की जाती है, बहुत सारी टेक्निक होती है, इसका भी अलग सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। जितने भी हमने टॉपिक पढ़े अभी, प्रमोशन से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्लेस से रिलेटेड और प्राइस से रिलेटेड, तो ये चार टॉपिक के चार अलग अलग चैप्टर है, जिसके अंदर हम इन चारों टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है, क्या प्राइस होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रमोशन किस तरीके से करनी जानी चाहिए। तो दिस कैन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, press report, incentive, commission, awards to the trade. It can also include consumer schemes,
डायरेक्ट मार्केटिंग, कंटेस्ट और प्राइज। इसके अंदर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रेस रिपोर्ट करना, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। यानी कि जो हमारे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं मार्केट में, जो रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, उनको भी क्या करना, कमीशन प्रोवाइड करना कि आपने अगर इस लेवल तक 1 करोड़ का सामान बेचा तो आपको इतना इंसेंटिव्स मिलेगा, आपको इतना कमीशन मिलेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का बेचा तो आपको इससे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। तो इस तरीके के इंसेंटिव जो है वो किसको, ट्रेडर्स को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए। और साथ ही साथ जो कंज्यूमर हैं उनको भी क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम घर घर जाके लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, यूज़ करके देखो, ट्राई करके देखो, कॉन्टेस्ट रखना, प्राइजेस देना कंज्यूमर को। ये सारी क्या होती है, प्रमोशन की टेक्निक होती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इंटरनेशनल मार्केटिंग। अभी तक जो हमने मार्केटिंग की बात की वो नॉर्मल मार्केटिंग की बात की कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में भी बिजनेस करते हैं, अपना डोमेस्टिक मार्केट में भी कोई प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। यानी कि सबसे पहले हमने मार्केटिंग पढ़ा, उसके बाद मार्केटिंग की क्या एडवांटेजेस है वो पढ़ी, उसके बाद हमने देखा कि मार्केटिंग फिलोसफी क्या होती है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक किया वो है स्ट्रेटजीज क्या थी मार्केटिंग की। उसके बाद हमने किए 4 P's, यानी कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और प्रोडक्ट के बारे में किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो एक्चुअली में हमें करना है, हम क्या पढ़ रहे हैं एमकॉम में, हम एमकॉम में जो भी पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनली बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि मान लो अगर हमें फ्यूचर में इंटरनेशनली अगर हम बिजनेस करते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द मल्टीनेशनल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शंस, pricing, promotion and distribution of idea, goods and services to create exchange that satisfy individual or organization objectives. Domestic marketing that is targeted exclusively at the home country market is called domestic market। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करते हैं डोमेस्टिकली, उस प्रोडक्ट को हम अपनी मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, अपने मार्केटिंग के अंदर ही, अपनी कंट्री के अंदर जो भी काम कर रहे हैं होम कंट्री में, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक मार्केटिंग। लेकिन जब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में प्रोवाइड करने लग जाए, दूसरी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होगा, प्लानिंग वगैरह करनी होगी। उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है, प्राइस वगैरह देखने होंगे, प्रमोशन देखने होंगे, किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल हम जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, किस तरीके से हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। यानी कि क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि प्रिंसिपल स्टेज क्या होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग की, प्रिंसिपल स्टेप्स क्या होते हैं या स्टेजेस क्या होते हैं, कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम इंटरनेशनली या फॉरेन मार्केट में जा सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। तो पहला आगे हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज व्हेन एनी firms step out of domestic market and explore market opportunity outside the country in export marketing, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि एक पहला स्टेप है, जब एक फर्म जो है इंटरनेशनली बिजनेस करने की सोच रही है, कंट्री से बाहर जाने की सोच रही है, कब किया जाता है, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। कि मान लो हमारी कंट्री के अंदर क्या किया, जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस, जो भी प्रोडक्ट हमने बनाए वो बहुत लार्ज क्वान्टिटी में बना दिए। लार्ज क्वान्टिटी में इसलिए बनाए क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम आए। मान लो हमारी कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उतनी नहीं है जितनी सप्लाई है। मान लो हमारी कंट्री के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे सारे कंज्यूमर खरीद रहे हैं, ओवरऑल मार्केट को हमने कैप्चर किया है, फिर भी जो हमारी सप्लाई है वो एक्सेस सप्लाई बच गई। अब हम उस सप्लाई का क्या करें, जब वो सप्लाई अगर कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं होगी उतनी और एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे। मान लो हमने प्रोडक्ट बनाए 200 यूनिट्स, लेकिन हमारी कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड है 100 यूनिट्स। अब जो एक्स्ट्रा 100 यूनिट बची उसको ख़राब करके तो फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनली मार्केट में लेके जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में ले जाके उसको सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारा सरप्लस अमाउंट है वो वहाँ पे यूज़ हो जाए उस कंट्री में, और साथ ही साथ हम उससे प्रॉफिट भी अर्न कर सके, हम नई नई मार्केट को कैप्चर कर सके, हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके।
द मेन एम ऑफ द फर्म इज़ टू एक्सपेंड द मार्केट साइज़, यानी कि इसको करने का मेन एम क्या है कि जो भी हमारा मार्केट का साइज़ है हमें अपने मार्केट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। फर्म प्रोड्यूसेस ऑल इट्स गुड्स इन द होम कंट्री एंड एक्सपोर्ट द सरप्लस प्रोडक्शन इन अदर कंट्री। हमने यही बात की। तो जो भी कंपनी है वो क्या करती है, मान लो इंडिया की कंपनी है, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, उसका सरप्लस अमाउंट बच गया तो उसने क्या किया, अपना सरप्लस अमाउंट को किसी और कंट्री में जो है वो सेल आउट कर दिया। इससे क्या होगा, कंपनी का जो मार्केट साइज़ है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर उसके 100 से 200 हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ जाएंगे कंज्यूमर भी। साथ ही साथ जब कंज्यूमर बढ़ेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट भी बढ़ेगा उस कंपनी का, और उसका जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो भी यूज़ हो जाएगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर की जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, डिमांड आएगी उस प्रोडक्ट की। जब हम और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाएंगे तो और प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो और हम कम प्राइस में अच्छी से अच्छी क्वालिटी अपने कंज्यूमर को दे पाएंगे। तो ये था हमारा, बट दे डू नॉट अंडरटेक एनी मार्केटिंग एक्टिविटी इन द फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में जो हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम जो प्रोडक्ट है वो होम कंट्री में ही बना रहे हैं, लेकिन जो एक्सेस सरप्लस है वो जो है हम बाहर की कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में एक पर्सन होता है, मिडल मैन, ठीक है, उसका यूज़ करके जो क्या करता है, जो एक्सपोर्ट का काम करता है, जिसका काम क्या होता है, दूसरी कंट्री में गुड्स को सप्लाई करना, उसका यूज़ करके हम दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे जाके हम कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो भी बनाया उसको उस एक्सपोर्टर, उस मिडिल मैन के थ्रू हम जो है दूसरी मार्केट में, दूसरी कंट्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी पॉइंट आता है वो आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। इन इंटरनेशनल मार्केटिंग हम जस्ट एक्सपोर्ट टू मार्केटिंग इन फॉरेन कंट्रीज। कंपनी एस्टैब्लिश सब्सिडरी इन द फॉरेन कंट्रीज टू अंडरटेक मार्केटिंग ऑपरेशंस। These subsidiaries may be either working either through डायरेक्शन फ्रॉम द हेडक्वार्टर इन द डोमेस्टिक कंट्री और इंडिपेंडेंटली। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी मान लो इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो हमने एक्सपोर्ट किया था मिडिल मैन के थ्रू, उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो हम अब अपनी कंट्री में जो मिडिल मैन यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ ना करके डायरेक्टली हम इम्पोर्टर को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस कंट्री के, जिस कंट्री में डिमांड बढ़ी है उस कंट्री के इम्पोर्टर को डायरेक्टली हम प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ हमने क्या कर लिए, एक ब्रांच वहाँ पे खोल लिया, उस कंट्री में ब्रांच खोल लिया है। ठीक है, जब ब्रांच चलने लग गई तो हमने क्या किया, एक सब्सिडरीज को भी ओपन किया। पहले हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टिंग कंट्री का इम्पोर्टर होता है उससे डायरेक्टली डील करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है कि हम ब्रांच को वहाँ पे ओपन अप करते हैं। ठीक है, ब्रांच को ओपन अप करने के बाद क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है और मार्केटिंग के बारे में पता चलता है तो हम अपनी एक सब्सिडरीज को ओपन करते हैं। सब्सिडरीज क्या होती है, सब्सिडरी ऐसी कंपनी होती है कि जो वहाँ पे क्या करती है, मार्केटिंग का काम करती है। अभी तक जो हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे दूसरी कंट्री में, हमने कोई मार्केटिंग नहीं की थी। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम अपनी सब्सिडरी एक यूनिट दूसरी कंट्री में ओपन अप कर लेते हैं। उस यूनिट का काम क्या है, प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करना। किस तरीके से सेल को इंक्रीज़ करना, एडवर्टाइजमेंट करके, मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने सब्सिडरीज को ओपन किया दूसरी मार्केट में, या तो वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी या फिर जो हमारा हेडक्वार्टर है इंडिया की कंट्री में या किसी और कंट्री में उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे हेडक्वार्टर, जो भी हमारी सब्सिडरी होती है, या तो वो हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग काम करती है, हेडक्वार्टर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करती है, या फिर इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है वो होती है मल्टीनेशनल मार्केटिंग। मल्टीनेशनल मार्केटिंग में क्या होता है, द बिजनेस environment of each country is different from other, then its lead a different marketing policy from every country, for every country. In international marketing, the marketing mix should be unique for respective country in which the firm conduct its business। तो मल्टीनेशनल का मतलब क्या होता है, मैनी नेशन, मैनी कंट्रीज़ के अंदर मार्केटिंग करना। यानी कि जो हमने अपनी सब्सिडरी खोली तो वो अपनी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में सब्सिडरीज को ओपन किया हुआ था। इससे क्या हुआ कि हमें ये पता चला, वहाँ पे जब हम मार्केटिंग करने गए तो हमें ये पता चला कि हर एक मार्केटिंग का, हर एक कंट्री का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। चाहे वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो सोशल इन्वायरमेंट हो, चाहे कल्चरल इन्वायरमेंट हो, हर एक कंट्री का टेस्ट प्रेफरेंस अलग है, हर एक कंट्री की लैंग्वेज, बिहेवियर, एथिक्स, इनकम अलग है। तो हमें क्या करनी होगी, मार्केटिंग उन्हीं के अकॉर्डिंग करनी होगी। यानी कि अगर हम सेम स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे दूसरी मार्केटिंग में। तो हमें यही पता चला कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाएगा अब हर एक कंट्री में। इंटरनेशनल इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, द मार्केटिंग मिक्स शुड बी यूनिक फॉर रिस्पेक्टिव कंट्री इन विच द फर्म कंडक्ट इट्स बिजनेस। यानी कि जिस भी डिफरेंट कंट्री में एक कंपनी अपना बिजनेस चला रही है,
वहाँ की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, मार्केटिंग पॉलिसी है, वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक कंट्री का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, स्ट्रेटजीज़ अलग है, यानी कि इन्वायरमेंट अलग है, कल्चर अलग है, इनकम अलग है, लैंग्वेज भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। तो सेम लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं कर सकते, सेम कलर का जो कलर सिंबल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि हर एक कंट्री का जो कलर सिंबल है वो भी डिफरेंट होता है। तो हर एक चीज़ की हमें जो मार्केटिंग पॉलिसी है वो हर एक कंट्री में अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी। सब्सिडीज़ को ओपन करके हमें ये पता चला। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आती है मार्केटिंग, वो है ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग क्या कहती है? द वर्ल्ड इज़ नॉट अ होमोजीनियस, यानी कि हमें ये पता चला कि जो मार्केट है वो होमोजीनियस नहीं है, यानी कि सेम नहीं है, डिफरेंट मार्केटिंग है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बिहेवियर है। द पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अक्रॉस द ग्लोब विथ सिमिलर वैल्यू, यानी कि अब डिफरेंट चीज़ें हैं तो हमें पूरी ऑल ओवर द मार्केट, पूरी ऑल ओवर द ग्लोब उन ग्रुप ऑफ पर्सन को, उन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को चूज़ करना पड़ेगा जिनकी सिमिलर वैल्यू है, जिनका नीड सेम है, जिनका बिहेवियर सेम है, ठीक है, जिनका लिविंग पैटर्न सेम है, हु कैन बी सेटिस्फाई विद द सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग मिक्स। जो क्या है, सेटिस्फाई है सिंगल स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से, उसके मार्केटिंग मिक्स से, यानी कि जो स्ट्रेटजी इंडिया में यूज़ की जा रही है, जो ऑस्ट्रेलिया में यूज़ की जा रही है, जो जापान में यूज़ की जा रही है, सेम हर एक जगह यूज़ की जानी चाहिए। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर को चूज़ कर रहे हैं जिनका इनकम ग्रुप सेम है, ठीक है, जिनका लिविंग पैटर्न सेम है, जिनका बिहेवियर सेम है, जिनके एथिक्स ग्रुप्स, ठीक है, सोसाइटी, उस तरीके के लोगों को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, जिनका जो सिमिलर बिहेवियर है, सिमिलर पैटर्न है। तो ये था हमारा ग्लोबल मार्केटिंग, यानी कि इसमें हम क्या नहीं कर रहे, इसमें हम उन्हीं लोगों को वैल्यू के हैं, सिमिलर वैल्यू के हैं। मल्टीनेशनल मार्केटिंग, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग करने लगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को अपनाने लग गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। हो सकता है कि एक कंपनी इतने लार्ज लेवल पे काम ना कर रही हो, तो अगर वो कंपनी चाहती है कि मैं सेम एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जो कि हर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए ग्लोबली, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारी कुछ स्ट्रेटजीज होती है, वो आती है हमारी इथनोसेंट्रिक ईपीआरजी फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये थी हमारी कुछ इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में, कि अगर हम इंटरनेशनली मार्केटिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। पहला था एक्सपोर्ट मार्केटिंग के थ्रू, फिर था इंटरनेशनल मार्केटिंग, मल्टी नेशनल मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग, ये चीज़ें थी मार्केटिंग के बारे में। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है, इसके अंदर एक नया टॉपिक है, वो है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में किस तरीके से इंपॉर्टेंस को बढ़ाया जाए। इंपॉर्टेंट टू एक्सपैंड टारगेट मार्केट, कि जो भी हमारी मार्केट है, जितनी भी हमारी मार्केटिंग कैप्चरिंग है, उसको और बढ़ाया जाए, उसको ग्रो किया जाए। इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो टारगेट मार्केट ऑफ अ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी लिमिटेड इफ इट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन थिंक ग्लोबली, इट लुक फॉर ओवरसीज अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एंड कस्टमर बेस, यानी कि अगर एक कोई भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मार्केटिंग करती है, सेल या परचेज करती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करती है, एक लिमिटेड लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। लेकिन जब एक कंपनी जो है वो ग्लोबली सोचेगी, वर्ल्ड वाइड मार्केट को कैप्चर करेगी, तो उसके जो है कस्टमर भी बढ़ेंगे, उसका प्रॉफिट शेयर भी बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो प्रोडक्ट है वो भी एक ब्रांड की तरह सामने आएगा। उस लोग ये सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट देखो भाई, इंटरनेशनली बिक रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हमें ये खरीदना चाहिए। तो ब्रांड भी बन रही है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बन रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर भी बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन, यानी कि इससे क्या होगा, मार्केटिंग की वजह से इंटरनेशनल अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो एक ब्रांड बन के सामने आएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग में गिव बूस्ट टू अ ब्रांड reputation. Brand that sold internationally is perceived to be better than the brand that sold locally, यानी कि जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली मार्केट में बिक रहा होगा ना, उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन होगी। लोग ये सोचेंगे कि ये प्रोडक्ट तो इंटरनेशनल बिक रहा है, अच्छी क्वालिटी का, हमें ये खरीदना चाहिए। यानी कि जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली बिक रहा है उसकी ज़्यादा ब्रांड है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोडक्ट जो कि लोकली बिक रहे हैं, जो कि सिर्फ हमारे डोमेस्टिक कंट्री में बिक रहे हैं। पीपल लाइक टू परचेज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल, हर कोई वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है कि जो हर जगह अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो। हैंस इंटरनेशनल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन, इसलिए इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है, ताकि ब्रांड की रेपुटेशन बढ़े। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड, कि जो हमारा कंपनी जो इंटरनेशनली काम कर रही है वो क्या करती है,
बिजनेस को पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंडिंग बिजनेस इनटू एन इंटरनेशनल मार्केटिंग गिव अ बिजनेस एन एडवांटेज टू कनेक्ट विद न्यू कस्टमर्स एंड न्यू बिजनेस पार्टनर। यानी कि जब हम इंटरनेशनली काम कर रहे हैं तो हम नए कस्टमर से जुड़ते हैं, नए बिजनेस पार्टनर से जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि एप्पल द टेक जायंट डिजाइन इट्स iPhone in California, outsources manufacturing job to different countries like Mongolia, China, Korea, and market them अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे हमने किसका एग्जांपल लिया, एक एप्पल की कंपनी का एग्जांपल लिया है, जो कि क्या करती है, अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बनाती है कैलिफोर्निया में। उसने क्या किया, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग वर्क है उसको आउटसोर्स कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, कि अब जो उसका मैन्युफैक्चरिंग वर्क है सिर्फ वो एक कंट्री में ना होकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा, जैसे कि मोंगोलिया, चाइना, कोरिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस। उसने क्या कर दिया, अपने मैन्युफैक्चरिंग वर्क को आउटसोर्स कर दिया। एप्पल हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड इट्स बिजनेस टू अ नेशन। एप्पल ने अपने बिजनेस को सिर्फ एक नेशन तक नहीं रखा, बल्कि अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में क्या किया, एक्सपेंड किया। द अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग इंटरनेशनली आर लिमिटलेस। ठीक है, क्योंकि अगर हम सिर्फ डोमेस्टिकली बिजनेस करेंगे तो हमारी एक लिमिट बन जाएगी कि हमें इसी एरिया तक काम करना है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली काम करेंगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, द मोर प्लेसेस अ बिजनेस इज द मोर कनेक्शन इट कैन मेक विद द वर्ल्ड। यानी कि जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे उतना ज़्यादा वर्ल्ड के साथ क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, वो है इम्पोर्टेंट टू ओपन डोर फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर हम बिजनेस इंटरनेशनल कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी। इंटरनेशनल मार्केटिंग कैन ऑल्सो ओपन डोर फॉर फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। International marketing not only increase market shares and customer base, it also help the business to connect to new vendors, a large workforce, and a new technology, a way of doing business. For example, American organization investing in Japan have found program like Six Sigma and Theory Z which are helpful in shaping their business strategies। यानी कि इसमें कहा गया है कि हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बढ़ेगी, हमारे कंज्यूमर बढ़ेंगे, हमारे बिजनेस पार्टनर्स बढ़ेंगे, हमारा जो वर्क फोर्स है वो भी बढ़ेगा, हमें नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा, नए तरीके के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने क्या किया, जापान में इन्वेस्ट किया। तो वहाँ पे उसने जापान में इन्वेस्ट किया, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में पता चला, जैसे कि सिक्स सिग्मा के बारे में पता चला, थ्योरी जेड के बारे में पता चला। तो इस चीज़ ने, इस प्रोग्राम ने क्या की, उस बिजनेसमैन की, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा हेल्प की उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी को बढ़ाने में और उसके बिजनेस को ग्रो करने में। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंस जो कि हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमें एक लास्ट टॉपिक रह गया इसका, इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है, रीजंस फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के क्या क्या रीज़न है, किन कारणों की वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है डोमेस्टिक मार्केट कॉन्स्टेंट। If the size of the domestic market is very small, companies look forward to foreign market to achieve the economy of scale। यानी कि डोमेस्टिक मार्केट का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, कंपनी इस लेवल पे काम करने लगी कि उसको डोमेस्टिक का मार्केट भी बहुत छोटी लगने लग गई, कि उसने सप्लाई तो बहुत ज़्यादा कर दी ताकि उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिल सके, कि उसका जो एक यूनिट की प्राइस है वो कम आ सके, लेकिन उतनी डिमांड है ही नहीं। यानी कि सभी लोगों की जितनी भी डिमांड थी उसको पूरा कर चुका है, फिर भी वो जो कंपनी है उसका सप्लाई बहुत ज़्यादा रह गया है अभी भी। तो वो क्या करता है, उस सप्लाई को, उस एक्सेस सप्लाई को दूसरी मार्केट में प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है उसके लिए छोटी पड़ चुकी है। ड्यू टू रिसेशन इन डोमेस्टिक मार्केट, कंपनीज में नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। हो सकता है कि हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें रिसेशन आ गया हो, जिसकी वजह से जो भी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है अपनी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट पॉलिसी और रेगुलेशंस की वजह से भी कुछ रीज़न होते हैं कि वो इंटरनेशनली मार्केट में बिजनेस करते हैं। ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट, की वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड जो है बनाएं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब हम वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगी तो पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी और हम इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर पाएंगे। अच्छी से अच्छी क्वालिटी कम से कम प्राइस में कंज्यूमर को प्रोवाइड करना ही कंज्यूमर का
एक कंपनी का मेन मोटिव है और कंज्यूमर इससे सेटिस्फाई भी होता है। रिलेटिवली प्रॉफिटेबल, यानी कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड बढ़ चुकी है। जब कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बात ये है कि प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही ना कंपनी का। कंपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हर एक कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिड्यूस बिजनेस रिस्क, यानी कि एक कंपनी क्या चाहती है कि बिजनेस रिस्क को वो ख़त्म करना चाहती है, कम करना चाहती है। मान लो कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी उस प्रोडक्ट की डिमांड अब डोमेस्टिक कंट्री में रही नहीं है, ठीक है, तो कंपनी को रिस्क है, तो उस रिस्क से बचने के लिए कंपनी जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाती है ताकि कंपनी को इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का रिस्क ना सहन करना पड़े। उसके बाद है कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर पाती है और प्राइस राइज को भी। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, क्लियर हो गया हो। एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मार्केटिंग के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा कि मार्केटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती है, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केटिंग फिलोसफी पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट पढ़े मार्केटिंग के जिसमें था कंज्यूमर वैल्यू, कॉम्पिटिटिव और डिफरेंशियल एडवांटेजेस के बारे में और फोकस के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था मार्केटिंग मिक्स जिसके अंदर हमने 4 P's के बारे में पढ़ा, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि इंटरनेशनल मार्केट में हम किस तरीके से एंटर हो सकते हैं, क्या क्या वेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर हो सकते हैं, क्या प्रिंसिपल स्टेजेस थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है किस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रीज़न फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट में, अगर हम एंटर होते हैं कि क्या रीज़न की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हम एंटर होते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।